हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्प एक्सपर्ट्स द वर्ल्ड ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट। मेरा नाम है गौतम चतुर्वेदी और मैं पिछले 7 सालों से इम्प एक्सपर्ट्स के ट्रेड डिवीज़न के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आप में से बहुत से व्यूअर्स होंगे जो कि एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या कुछ इंपोर्ट करना चाहते हैं, पर उनके मन में क्वेश्चन है कि कौन से प्रोडक्ट में उन्हें जाना चाहिए कि जिसमें उन्हें बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिले। इसी टॉपिक पे डिस्कशन के लिए हमारे साथ है इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपर्ट मिस्टर शिवम बी ठाकुर फ्रॉम ब्लू शिप। वेलकम शिवम जी टू इम्प एक्सपर्ट्स। आपने अपने कीमती समय में से हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू इम्प एक्सपर्ट्स। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता था कि अभी जैसे कि यूएस एंड चाइना के बीच जो ट्रेड वॉर है, उससे क्या इंडिया को कोई बेनिफिट है, और अगर बेनिफिट है तो कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें अगर जो न्यू एक्सपोर्टर्स हैं वो जाते हैं तो उन्हें बेनिफिट हो सकता है, या एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर्स हैं वो उन प्रोडक्ट की तरफ भी अपना ध्यान लेके जा सकते हैं? डेफिनेटली देखिए, अभी सब जगह पे पूरे वर्ल्ड में ऐसा माहौल है, यूएस ट्रेड वॉर सब लोग बोलते रहते हैं यूएस ट्रेड वॉर से ये हुआ, यूएस ट्रेड वॉर से। पर मेरा मानना पर्टिकुलरली ये चीज़ में है कि ये ट्रेड वॉर का सीधा सीधा फ़ायदा इंडिया को उठाना चाहिए, और उसमें मेरे एनालिसिस के हिसाब से मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट्स निकाली है जिससे इंडिया को फ़ायदा मिला है और लोगों ने इस पर धीरे धीरे काम स्टार्ट किया है। और एनालिसिस ये बोलता है कि मैंने कोई 6-7 प्रोडक्ट्स निकाली है, उसमें से एनालिसिस का आंकड़े के हिसाब से बोलते हैं कि वो प्रोडक्ट में बूस्टअप काफ़ी आया है, एक्सपोर्ट्स में बढ़ावा काफ़ी मिला है। उसमें से अपने प्रोडक्ट वाइज बात करें तो स्पोर्ट्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, टॉयज़ है। स्पोर्ट्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स में मैं आपको वन बाय वन बताना चाहूँगा। स्पोर्ट्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स में इंडिया का जो गारमेंट सेक्टर रहा है पहले से, तो स्पोर्ट्स रिलेटेड सेक्टर्स में अपना टी शर्ट, स्पोर्ट्स वेयर्स, फिर अपने यहाँ से बैट वगैरह बनते हैं, फिर लकड़े के बॉल बनते हैं। तो ऐसे स्पोर्ट्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स में काफ़ी बढ़ावा देखने को मिला है, क्योंकि क्या हुआ इसमें बेसिकली कि चाइना से ये सारी प्रोडक्ट यूएस में जाती थी, और यूएस ने वो ये सारी प्रोडक्ट्स पे अराउंड 40-48% जितना इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगा दिया है। तो उसका सीधा फ़ायदा इंडिया ने उठाया है। जो भी मर्चेंट्स लोग थे उन्होंने यूएस में अप्रोच किया, और यूएस के लोगों को भी, यूएस के जो मर्चेंट है उनको भी ये प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करनी थी। अगर वो लोग चाइना से इंपोर्ट जो रेगुलर पहले करते थे वो लोग अभी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा पे करनी पड़ती है। तो सीधा का सीधा फ़ायदा इंडिया वालों ने उठाया है, और ये ट्रेंड धीरे धीरे आगे बढ़ता ही जाएगा और इसका एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से आगे के अगले 1-1.5 साल के अंदर ये स्पोर्ट्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स है वो यूएस में अपने को जम के एक्सपोर्ट्स करना चाहिए, और उसका बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा सबको। दूसरा मेरा प्रोडक्ट पे मैंने एनालिसिस किया है तो वो टॉयज़ है। सब लोग आज जानते हैं कि टॉयज़ रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स है उसमें चाइना ही अव्वल रहा है। चाइना, कोरिया, वियतनाम, जापान, वो सब कंट्रीज ज़्यादा रही है। पर अभी हमारे ट्रम्प साहब ने टॉयज़ पे भी काफ़ी बड़ी ड्यूटीज़ लगा दी है, अराउंड 50-60% जितनी ड्यूटीज़ लगा दी है। हालांकि टॉयज़ के जो मैन्युफैक्चरर्स है वो हालांकि बहुत कम है, पर जो लोग मैन्युफैक्चरर है उन्होंने भी यूएस में एक्सपोर्ट ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। तो मेरे हिसाब से टॉयज़ वाला जो सेक्टर्स है उसमें भी इंडियन मर्चेंट्स को आगे बढ़ना चाहिए, और उसमें भी कुछ नई नई प्रोडक्ट्स इनोवेट करनी चाहिए टॉयज़ रिलेटेड प्रोडक्ट्स में, और उसको भी यूएस में एक्सपोर्ट करना चाहिए। बिकॉज यूएस के मर्चेंट्स को क्या है कि वो चाइना से इंपोर्ट करे या इंडिया से इंपोर्ट करे, उनको तो इंपोर्ट करके उनका बिजनेस करना है। तो अगर वो चाइना से इंपोर्ट करेंगे तो उनको इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, और इंडिया से करेंगे तो इंपोर्ट ड्यूटीज कम पे करनी पड़ेगी। तो एक टॉयज़ वाला सेगमेंट भी बहुत काफ़ी अच्छा है। अगेन दूसरा जो प्रोडक्ट्स मेरे दिमाग में आ रहा है और हम लोग ने पूरा एनालिसिस उसमें किया है, तो वो है फुटवेयर। तो फुटवेयर इंडस्ट्री पिछले 2 साल से इंडिया में ग्रोइंग इंडस्ट्री है, और आगे जाके भी ग्रोइंग इंडस्ट्री रहेगा। डिफरेंट काइंड ऑफ फुटवेयर, उसमें आप स्पोर्ट्स रिलेटेड फुटवेयर ले लो, या फिर किड्स के ले लो, या फिर लेडीज़ के ले लो। स्पेशली लेडीज़ में भी हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होती है वो भी काफ़ी एक्सपोर्ट्स होती है, और यूएस ये सारी प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा है। क्योंकि अगेन उसमें भी मेरे हिसाब से हम लोग ने चेक किया है तो उसमें यूएस अगर पहले चाइना से इंपोर्ट करता था तो उसको करीबन 28%, 30% जितना इंपोर्ट ड्यूटी पे करना था। अभी चाइना से अगर वो यूएस वाले मर्चेंट इंपोर्ट करेंगे उसमें भी 40 से 50 का रेशियो कर दिया है। अगर सेम चीज़ वो लोग इंडिया से करेंगे तो सेम रेशियो रहेगा 20-20। तो इसमें सीधा सा अपने को 10-15% का इंपोर्ट ड्यूटी का उनको बेनिफिट्स लग रहा है।
तो मेरे हिसाब से ये सारी प्रोडक्ट्स को इंडिया में बढ़ावा देना चाहिए। इंडिया के मर्चेंट्स को ये सारी प्रोडक्ट्स में ज़्यादा इनोवेशन करना चाहिए और यूएस और बाकी सारी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट स्टार्ट करना चाहिए। सर हमारा अगला क्वेश्चन ये था कि आपके हिसाब से ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं कि जो कि 2020 में एक्सपोर्ट मार्केट में अच्छा परफॉर्म करेंगे? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। मेरे हिसाब से और हमारे टीम के एनालिसिस के हिसाब से हम लोग ने अभी तक का जो थोड़ा बहुत एनालिसिस किया है वो फार्मा और एग्री रिलेटेड दोनों सेक्टर्स है। उसमें अपने पहले फार्मा की बात करें तो फार्मा में हमने देखा है जेनरिक मेडिसिन्स। जेनरिक मेडिसिन्स चाइना से बहुत एक्सपोर्ट होता है जेनरिक मेडिसिन्स, और सबको मालूम है जेनरिक मेडिसिन का मार्केट बहुत ही अभी अच्छा चल रहा है और सब लोग प्रीफर भी जेनरिक मेडिसिन्स कर रहे हैं। दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट है वो वेटरनरी मेडिसिन्स है। वेटरनरी मेडिसिन्स का ग्रोइंग बहुत ही अच्छा चल रहा है बिकॉज वर्ल्ड वाइड अभी क्या हो रहा है कि सब लोग पेट और एनिमल्स लवर्स ज़्यादा बन रहे हैं। हालांकि मैं भी एक पेट लवर्स हूँ, व्यूवर्स को बता दूँ। तो इसमें बेसिकली क्या है कि वेटरनरी रिलेटेड मेडिसिन्स और अच्छी मेडिसिन्स की लोगों को रिक्वायरमेंट है, और वेटरनरी मैन्युफैक्चरिंग का मार्केट इंडिया में पहले से काफ़ी अच्छा रहा है। तो मेरे हिसाब से वर्ल्ड वाइड जैसे पेट पॉपुलेशन और एनिमल के लिए सबका लव जो बढ़ रहा है उसके हिसाब से वेटरनरी मेडिसिन्स का मार्केट भी अच्छा रहेगा। और पिछले साल का भी ग्रोथ देखें तो वेटरनरी मेडिसिन्स नॉर्थ अमेरिका और बाकी ईयू कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट किया है। तो आगे के 1 या 1.5 साल या 2 साल में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी मेरे हिसाब से। दूसरे सेगमेंट की अपने बात करें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, जो हालांकि इंडिया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बिलोंग कंट्री है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में भी हमने काफ़ी अच्छा रिसर्च किया है। उसमें भी हमारे लिए जो काफ़ी सालों से जो एक प्रोडक्ट है जो अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है वो है डिहाइड्रेटेड ओनियन। ठीक है, क्योंकि डिहाइड्रेटेड ओनियन का अभी कैसा है कि इंडिया का जो ओनियन है पर्टिकुलरली वो इंडिया का ओनियन का टेस्ट और कहीं वर्ल्ड में आपको नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि जो अपना फ्रेश ओनियन जो होता है वो हर जगह पे एक्सपोर्ट करना नामुमकिन है। हालांकि इंडिया का ओनियन बहुत अच्छी जगह एक्सपोर्ट होता है, बहुत सारी कंट्रीज़ में होता है, पर डिहाइड्रेटेड ओनियन को डिहाइड्रेट करके उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। और आजकल बहुत सारे किचन्स में विदाउट ओनियन कुछ बन ही नहीं सकता है। तो यूरोपियन यूनियन देख लो या फिर आप यूएस साइड देख लो, इवन साउथ अफ्रीका वगैरह देख लो, हर जगह पे ओनियंस की अच्छी डिमांड है। तो ये एक सेक्टर जो है तो डिहाइड्रेटेड ओनियन पर्टिकुलरली जो है वो प्रोडक्ट उसका मार्केट काफ़ी अच्छा रहेगा आने वाले समय में। और दूसरे प्रोडक्ट पे अपने जाते हैं तो वो है पोटैटो पाउडर्स। सर पोटैटो पाउडर पे आपने क्या रिसर्च? पोटैटो पाउडर्स का भी काफ़ी अच्छा हमको मिला है, उसके रिसोर्सेज पोटैटो पाउडर के रिसोर्सेज बहुत अच्छे मिले हैं। देखो, एक तो सबसे बड़ा पोटैटो पाउडर का यूज़ होता है फूड्स वगैरह में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम फूड ये अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होता है, फिर अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होता है। पोटैटो पाउडर बाइंडिंग के लिए यूज़ होता है। तो पोटैटो पाउडर जो एक अच्छा मार्केट के हिसाब से ये प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म करेगा, ऐसा हमारा एनालिसिस बोलता है। पोटैटो पाउडर के बाद अपना जो एक प्रोडक्ट दूसरा आता है हमारे एनालिसिस के हिसाब से वो है कॉर्न। मेज बोलते हैं उसको, इंटरनेशनल उसका पर्टिकुलर वर्ड है मेज। तो कॉर्न में भी ऐसा है कि कॉर्न भी पिछले 3-4 साल से राइस, व्हीट और कॉर्न थर्ड नंबर पे एक्सपोर्ट्स पे रहा है। तो कॉर्न का ऐसा है कि कॉर्न के भी बहुत सारे यूजेज है और कॉर्न का मार्केट भी काफ़ी बढ़ेगा, क्योंकि अभी कॉर्न से भी बहुत सारी चीज़ें बनती है। कॉर्न स्टार्च है, तभी कॉर्न स्टार्च से आप देख लो तो कॉर्न स्टार्च ग्लूकोज वगैरह बनाने में यूज़ होता है। फिर कॉर्न स्टार्च का बाइंडिंग में यूज़ होता है, फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ होता है, उसका अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। तो कॉर्न का भी बहुत ही अच्छा एक मार्केट रहेगा। उसके बाद हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में जो ऑल टाइम फेवरेट और हमेशा बूमिंग रही है और जिसका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स रहा है वो राइस। राइस का एवरग्रीन मार्केट है, राइस बहुत ही अच्छा एक्सपोर्ट होता है। इंडिया की सबसे नंबर 1 कमोडिटी है जो राइस में एग्रीकल्चर में जो होती है, वो राइस बहुत ही अच्छे से कंटेनर टू कंटेनर एक्सपोर्ट होते हैं। हालांकि आपको भी बहुत मालूम होगा, आप भी पिछले 6-7 साल से ये फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आपके पास भी बहुत ऐसे सारे क्लाइंट रहे जो हमको करना है। अभी हालांकि अभी देखे जाए तो अभी राइस और एंड शुगर्स में
इंडिया ने म्यांमार के साथ टीटी किया है, क्योंकि म्यांमार सॉरी, इसमें मैं आपका थोड़ा करूँगा, म्यांमार नहीं पर मलेशिया में इंडिया ने टीटी किया है अभी कि वो मलेशिया इंडिया से ही राइस खरीदेगा। तो ये मेरे हिसाब से ये फार्मा और एग्री सेक्टर्स में ये सारी प्रोडक्ट्स में अपने जो बात किया है उसमें 2020 और उससे भी आगे सालों में ये सारी प्रोडक्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। जी। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि मेडिसिन्स है या फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, इनमें आप जा सकते हो 2020 में, जिसमें ये मार्केट में अच्छा ग्रो करेगी एक्सपोर्ट बिजनेस में। सो क्या गवर्नमेंट भी इसे बढ़ावा दे रही है या कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है? नहीं, डेफिनेटली इसमें देखो, गवर्नमेंट की अभी बात करें तो अपने जो से मैंने आपको बोला कि राइस एंड शुगर में मलेशिया के साथ टीटी गया, तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव ही है एक टाइप से। अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट तो बेनिफिट्स दे ही रही है, समझो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में तो गवर्नमेंट बहुत सारा बेनिफिट्स, सब्सिडीज वगैरह बहुत सारा चालू ही रहता है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में भी दे रही है। पर हमारा एनालिसिस इसमें ये बोलता है कि ये सारी प्रोडक्ट की डिमांड वर्ल्ड वाइड है, और ये सारी प्रोडक्ट्स जो इंडिया से प्रोड्यूस होके अलग अलग कंट्रीज़ में जा रही है, तो वो ये सारी प्रोडक्ट्स में इंडिया क्वालिटी मेंटेन कर रहा है। ठीक है, जैसे मैंने डिहाइड्रेट ओनियन का बोला है, फिर मेज़ का बोला है, तो डिहाइड्रेट ओनियन ऐसी प्रोडक्ट है कि वो उसका टेस्ट कोई और कंट्री बीट कर ही नहीं सकता है। समझो, जो भी क्यूजन्स में वो लोग यूज़ कर रहे हैं, जो भी कोई भी कंट्रीज़ वाले यूज़ कर रहे हैं वो क्यूजन में, तो हमारी ओनियंस काफ़ी अच्छी परफॉर्म कर रही है। हमारे ओनियंस डिहाइड्रेट भी हो जाती है, फिर भी उतना अच्छा उसका टेस्ट इतना अच्छा रहता है, इसीलिए और बाकी कोई कंट्रीज कम्पीट नहीं कर पा रही है। सो हम कह सकते हैं कि ओनियन की फील्ड में इंडिया की एक मोनोपोली है इन टर्म्स ऑफ टेस्ट। डेफिनेटली, क्योंकि इंडिया हमेशा से ओनियन के बारे में रहा है। अभी फ्रेश ओनियन का भी आप देख लो, ठीक है, फ्रेश ओनियन में भी गवर्नमेंट ने एलसी सिस्टम ला दिया है, लेटर ऑफ क्रेडिट वाला सिस्टम ला दिया है, तो उससे और फार्मर्स को बहुत सारा बेनिफिट्स मिलेगा। तो ये सारी प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट बेनिफिट्स तो दे ही रही है, साथ साथ में क्या है कि इसमें इसकी डिमांड है, तो आपको ये सब जो भी प्रोडक्ट की डिमांड होगी तो उसमें आपको डेफिनेटली आपका एक्सपोर्ट्स बढ़ने ही वाला है और आप उसमें प्रॉफिट कमाने ही वाले हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि शिवम सर ने बताया, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड मेडिसिन्स में से बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें आप एक्सपोर्ट में जा सकते हो। आप में से बहुत से लोग होंगे जो अभी एक्सपोर्ट कर रहे होंगे या करना चाहते होंगे। जो कर रहे हैं वो भी इन प्रोडक्ट को कंसिडरेशन में ले सकते हैं, और जो करना चाहते हैं वो भी इन प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी और रिसर्च करके जानकारी लेके एक्सपोर्ट कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन सकते हैं इन अपकमिंग ईयर। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।